स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। आज कहानी आपके सामने एक सबसे बड़े धोखे की। एक ऐसा धोखा जब पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का जो डबल फेस है, डबल स्टैंडर्ड है, वो सामने आ गया था। पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका था। क्योंकि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि साल 1999 में एक पीस एग्रीमेंट होता है भारत और पाकिस्तान के बीच, और महज उसके 3 महीने के बाद कारगिल का युद्ध हो जाता है। अब ये कैसे हुआ था, यही सब कुछ आज आपको बताने वाले हैं। इतिहास के उन पन्नों को खोलेंगे जब दुनिया के सामने पाकिस्तान की हकीकत आई थी। कैसे ये जो दिल्ली से लाहौर जाने वाली बस थी, इसका आइडिया आया था अटल बिहारी वाजपेयी जब ये बस लेकर गए थे। ये सारी चीज़ आपको पता चलेंगी। और आखिर क्यों परवेज़ मुशर्रफ, पाकिस्तान का उस समय आर्मी चीफ, क्यों नहीं आया था अटल बिहारी वाजपेयी को रिसीव करने के लिए। तो कई सारे सवाल, उनके जवाब आज आपको मिलेंगे। और ये जो पूरा इतिहास का पन्ना है, इनको आज खोलने वाले हैं, इनको निकालने वाले हैं। शुरू से एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और कोई क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अपनी कोई राय है या फिर आपके कुछ व्यू पॉइंट्स हैं जो आप आज के इस वीडियो में बताना चाहते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो दोस्तों, शुरुआत होती है साल 1996। पाकिस्तान की उस समय प्रधानमंत्री थी बेनज़ीर भुट्टो और अपोजिशन लीडर थे नवाज शरीफ। इसी दौरान में, इसी साल के अंदर, जो यूएस एम्बेसडर ऑफ इंडिया थे, यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, फ्रैंक विजनर जिनका नाम था, उनका पाकिस्तान का दौरा होता है। वो पाकिस्तान जाते हैं। पाकिस्तान जब वो गए तो वहाँ पे नवाज शरीफ ने, अपोजिशन लीडर थे क्योंकि, तो उन्होंने विजनर से मुलाकात भी की और उनसे साथ में सवाल भी पूछे, कई सारे सवाल पूछे। उसमें से एक सवाल पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, या ये कहें कि जो लॉक जैम है, उसको तोड़ा कैसे जाए, ये डिफ़िकल्टीज़ जो हैं ख़त्म कैसे की जाए। तो विजनर का एक स्टेटमेंट आया था सामने। उसने कहा कि अनलेस यू गाइज गिव अप ऑन योर मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस ऑन कश्मीर, अगर आप ये कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति में आ जाएं, दोनों एक दूसरे से बातचीत की स्थिति में आ जाएं, तभी कहीं ना कहीं दोनों देशों के रिश्ते सही हो सकते हैं। अब ये बात जो थी वो नवाज शरीफ के दिमाग में बैठ चुकी थी। उन्होंने अपने जो इलेक्शन कैंपेन उनका चल रहा था, क्योंकि आप ये देखिए कि ये जो साल 96 था, इसके अगले ही साल नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने हैं पाकिस्तान के। इलेक्शंस का दौर आने वाला था। इलेक्शन कैंपेन जो उनका था, उसमें उन्होंने इस बात को उठाया। नवाज शरीफ ने यहीं से इस बात को अनाउंस किया अपने इलेक्शन कैंपेन में कि इंडिया के साथ सरकार में आने के बाद वो कश्मीर के मुद्दे पर इंटेंस डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ दोनों देशों के जो रिलेशंस हैं उनको इम्प्रूव भी करेंगे। ये सारी चीज़ें वो बता चुके थे। अब इधर इस समय भारत में क्या चल रहा था? भारत में इस समय प्रधानमंत्री थे आई के गुजराल जी। आई के गुजराल की गवर्नमेंट थी। गुजराल जो थे वो खुद भी, क्योंकि पार्टीशन के बाद भारत आए थे, पार्टीशन के बाद यहाँ पे पहुँचे थे, वो बिलीव करते थे कि भारत जो है एक बहुत बड़ा नेशन है और बहुत बड़ा देश है, तो उसे अपने जो आसपास के नेबर्स हैं, जो छोटे नेबर्स हैं, उनके लिए जनरस रहना चाहिए हमेशा। तो ये सारी चीज़ें, उस तरह की बिलीव था उनका। खैर, यहाँ से जो अब शुरुआत थी भारत पाकिस्तान के बीच की चर्चाओं की, बातचीत की, वो शुरू भी हुई। शुरू किस तरह से हुई कि मई 1997 आया। मई 1997 में मालदीव्स के अंदर सार्क समिट था। इस सार्क समिट में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बातचीत की शुरुआत होती है। फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पर जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर, टेररिज्म के मुद्दे पर, जो लगातार इंसर्जेंसी पाकिस्तान की तरफ से हो रही थी, आतंकवाद के ऊपर, इस पर चर्चाएं होनी थी। फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पर चर्चाएं अच्छी चली। लेकिन इसके बाद में क्या होता है कि इसी साल के अंत तक, एंड ऑफ 1997 तक, जो आई के गुजराल साहब थे, उनका जो सरकार थी, एक तरह से वो गवर्नमेंट उनकी गिर जाती है। अगला साल आता है 1998। तो यहाँ तक एक जो डायलॉग्स का चैनल था वो शुरू हुआ भारत पाकिस्तान के बीच में। इसके बाद थोड़े दिनों के लिए फिर से बंद हो जाता है। यहाँ पे 1998 आया और मार्च के महीने में अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। मार्च 1998 वो भारत के प्रधानमंत्री जब बने, तो इसके बाद उन्होंने अपने, दरअसल इस पूरे इलेक्शन मैनिफेस्टो में, बीजेपी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था, उसमें ये कहा गया था कि सरकार आते ही इसके बाद हम न्यूक्लियर वेपन जो है उसको टेस्ट करेंगे, हम ये जो ऑप्शन है उसको एक्सरसाइज करेंगे यहाँ पे। यही उन्होंने किया। मार्च 1998 पीएम बने और उसके 2 महीने के बाद ही मई 1998, ये वही साल और वही महीना था जब हमने अपने पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट जो थे वो किए। पोखरण का जो सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट, जिसको आप ऑपरेशन शक्ति के नाम से भी जानते हैं, हमने 11 मई से 13 मई के बीच में 1998 में अपना जो 5 न्यूक्लियर वेपन थे, न्यूक्लियर बॉम्ब थे, उनको टेस्ट किया। तो यहाँ पे ये टेस्ट होने के बाद में पूरे साउथ एशिया के अंदर एक तरह से शॉक वेव थी जो वो आ चुकी थी। इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो सबकी निगाहें भारत के ऊपर थी कि ये भारत ने सडनली क्या किया है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लगातार चल रही थी। अच्छा, इस बीच में जैसे ही हमने ये सक्सेसफुली अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया, वाजपेयी जी ने देश को संबोधित करते हुए बताया, डिक्लेयर किया, प्राउडली डिक्लेयर किया हमने कि भारत अब दुनिया का 6th
न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन चुका है। लेकिन पाकिस्तान जो था, आप चाहे पहले जो पहला ऑपरेशन हुआ था स्माइलिंग बुद्धा, चाहे आप वहाँ से देख लीजिए इंदिरा गांधी जी के समय पर, तब से ऑपरेशन काहूटा पाकिस्तान ने शुरू किया अपना खुद का न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए। और सेम इस बार भी यही चीज़ हुई थी। 1998 में हमने यहाँ पे अपना न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया। सेम चीज़ पाकिस्तान ने इसी महीने में 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने चगाई हिल्स में अपने 5 न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग उसने भी की। जैसे ही ये सब देखा पूरी दुनिया भर ने, दोनों देशों के बीच में रेस लगी हुई है, एक न्यूक्लियर रेस, तो यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करना दोनों देशों को शुरू कर दिया। इनफैक्ट बताया जाता है यूएस प्रेसिडेंट जो बिल क्लिंटन उस समय पर थे, उन्होंने नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री वाजपेयी जी को, दोनों को मल्टीपल टाइम्स कॉल किए। उसके बाद सैंक्शंस की धमकी भी दी गई यहाँ पे। इसके अलावा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी रेजोल्यूशन पास करके निंदा की इन दोनों टेस्ट की, न्यूक्लियर टेस्ट की। तो ये सारी चीज़ें लगातार चल रही थी। दुनिया भर में एक तरह से टेंशन का माहौल था कि साउथ एशिया में जो न्यूक्लियर आर्म रेस है वो शुरू हो चुकी है। इस तरह की बातें थी। खैर, भारत का हमेशा से इरादा यही था कि हम पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा कोई भी गलत इरादा नहीं था। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया भर को हमेशा शक होता है और होता अभी तक आया है। वर्ल्ड पावर्स जो थी वो चाहती थी कि दोनों देश अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स जो हैं उनको एक बार से रीओपन करें, दोबारा रीस्टार्ट करें, बातचीत का एक दौर शुरू करें। और ऐसा हुआ भी 2 महीने के बाद ही, क्योंकि दोनों देशों को भी लगने लगा था कि दुनिया भर की निगाहें हमारे ऊपर हैं और कहीं ना कहीं ये सैंक्शंस के खतरे वगैरह सारी चीज़ें चल ही रहे हैं। तो जुलाई 1998 में 2 महीने के बाद ही जो टेस्ट हुआ था, ऑलमोस्ट एक दो महीने के बाद, श्रीलंका के कोलंबो में 10th सार्क समिट था। उसका आयोजन होता है। यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी पहुँचते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, नवाज शरीफ पहुँचते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। दोनों के बीच में बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं और दोनों देशों ने, दोनों लीडर्स ने यहाँ पे ये एक निष्कर्ष निकाला कि न्यूक्लियर टेस्ट के बाद टेंशन्स को कम करना ज़रूरी है और इस टेंशन को कम करने की कोशिश करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट जो कदम है वो उठाने पड़ेंगे, कुछ अहम कदम जो है वो लेने पड़ेंगे। लेकिन इसके बाद जो कोलंबो की ये विजिट थी, सार्क समिट था, इसमें कोई खास निष्कर्ष दोनों देशों के बीच में निकला नहीं। लेकिन एक बार फिर से अब मौका मिलने वाला था 1-2 महीने के बाद ही। सितंबर की बात बताई जाती है 1998, जब यूएन असेंबली, जनरल असेंबली में न्यूयॉर्क के अंदर यहाँ पे विजिट होती है दोनों देशों के प्रधानमंत्री की, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ की। दोनों यहाँ यूएन जनरल असेंबली में पहुँचते हैं और यहाँ पे एक इनफॉर्मल मीटिंग दोनों के बीच में चल रही थी। उस बीच में ही कुछ चीज़ें सामने आईं, कुछ इस मीटिंग से कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आए। दोनों ही लीडर्स का ये मानना था कि हमें CBM का यूज़ करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं उनका यूज़ करना पड़ेगा। और इसके लिए हमें ऐसा भी करना चाहिए कि जैसे समझौता एक्सप्रेस पहले हमने चलाई थी दोनों देशों के बीच में 1976 में, उस जैसा एक इनिशिएटिव लिया जाए दोबारा से। तो कहीं ना कहीं इशारा हो रहा था कि एक ट्रांसपोर्ट का जो ज़रिया है, जो ट्रेड भी यहाँ से वहाँ हो सके दोनों देशों के बीच में, जो टूरिस्ट हैं वो भी इधर उधर जा सके, जो बिछड़े हुए लोग हैं अपने परिवारों से वो एक दूसरे से मिल सकें। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये चीज़ ब्रेक कर लेते हैं तो दोनों देशों के जो संबंध है वो अच्छे हो सकते हैं। यही चर्चा हो रही थी। और इसी चर्चा के दौरान जो नवाज शरीफ थे उन्होंने एक किस्सा बताया। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से कहा कि 1982 में एशियन गेम्स थे दिल्ली में, भारत के अंदर, और मैं बाय कार, रोड से, अपनी कार से 1982 में भारत आया था एशियन गेम्स देखने के लिए। ये सब चर्चा जब चल रही थी तो इसके बाद अचानक से एक आइडिया निकला कि बस स्टार्ट की जाए दोनों देशों के बीच में। एक नई बस सर्विस जो है उसका सजेशन यहाँ से दिया गया, उसको स्टार्ट करने की बात कही गई। जसवंत सिंह जी जो बहुत बड़े डिप्लोमेट वो अपनी बुक में भी लिखते हैं, उन्होंने इंडिया एट रिस्क में लिखा हुआ है कि वहाँ पे उस दौरान वाजपेयी जी मौजूद थे, जसवंत सिंह खुद मौजूद थे, उनके अलावा विवेक काटजू जो थे, जो उस समय की पाकिस्तान डेस्क मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में तो उसको हेड कर रहे थे, वो भी मौजूद थे। तो यहाँ पे जसवंत सिंह से विवेक काटजू ने उनके कान में कहा कि एक काम करिए, यहाँ पे इनको बोलिए कि अमृतसर से बस में जाया जाएगा। और इनफैक्ट जो खुद अटल बिहारी वाजपेयी हैं वो अमृतसर से लाहौर जाएंगे बस में। तो ये एक आइडिया यहाँ से जैसे ही निकला, जसवंत सिंह जी ने आगे इस आइडिया को प्रपोज किया दोनों प्रधानमंत्रियों को, दोनों देशों के। दोनों ही लीडर्स को ये आइडिया बहुत पसंद आया कि अगर भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान आते हैं और वहाँ पे उनका वेलकम किया जाता है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा, तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ यहाँ से एक बार ये जो आइडिया था वो दोनों देशों के लीडर्स को पसंद आया और ये चीज़ इस पर मुहर लग जाती है कि ऐसा कुछ करेंगे। अब ये महीना था सितंबर 1998, यहीं से शुरुआत हो जाती है बातचीत की। दोनों देशों के बीच में जो इंटेंस डिप्लोमेटिक डिस्कशन जो थे, नेगोशिएशंस जो थी, वो शुरू हो जाती हैं, क्योंकि भाई एक डिप्लोमेटिक मिशन होने वाला था और बहुत बड़ा मिशन होने वाला था, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाने वाले थे। तो ये सितंबर 1998 से
जनवरी 1999 तक चलते हैं डिस्कशन। जनवरी तक करीबन ये जो भी जितने महीने रहे उस बीच में डिस्कशन चलते हैं। इस प्रोसेस में कई बार दोनों देशों की जो एजेंसीज़ हैं उनके बीच के भी चीज़ें सामने आई, कई लोगों ने अपनी जो एडवाइस थी वो रखी। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हुआ ये कि ये जो पूरा डिस्कशन था वो बीच में ही कहीं अटक के रह जाता है। और उसके बाद फाइनली ये जो प्रोसेस था उसको फाइनल मंजूरी इस तरह से दी जाती है कि वाजपेयी जी पाकिस्तान नहीं जाएंगे। वाजपेयी जी क्या करेंगे कि पाकिस्तान का आइडिया जो है उनकी विजिट का उसको हम ड्रॉप कर रहे हैं। प्लान ये हो गया अब कि वाजपेयी जी सिर्फ अमृतसर तक जाएंगे, वहाँ से इस बस तो चलानी है लेकिन बस को फ्लैग करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और नवाज शरीफ जो है वो लाहौर से इसको हरी झंडी देंगे। तो दोनों ही जगह से इस तरह से एक बस जो है हम वो शुरू कर देंगे। अब प्लानिंग जो थी वो ये दिसंबर 1998 से जनवरी 1999 तक चली। और इस बीच में ही जो लाहौर डिक्लेरेशन था उसको भी ड्राफ्ट किया गया कि भाई दोनों देशों के बीच में बस चलानी है तो इसकी भी सारी रूपरेखा तैयार करनी है, डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, लाहौर डिक्लेरेशन भी तैयार करना है। बस सर्विस को ऑफिशियली नाम दिया गया था सदाए सरहद, सदा-ए सरहद। इस बस के अंदर ये दरअसल किस तरह का इसका रूट होना था वो आपको बताएं। दिल्ली के अंदर जो दिल्ली गेट बस डिपो है यहाँ से बस निकलती थी और इसके बाद में वाघा बॉर्डर के थ्रू सीधा पाकिस्तान के लाहौर पहुँचती थी, पाकिस्तान जाती थी। इसका ट्रायल जो था वो शुरू किया गया। अच्छा, अब तक आप देखिए कि ये जो प्लान था वाजपेयी जी के विजिट करने का पाकिस्तान वो ड्रॉप हो चुका था, सिर्फ बस चलाने के ऊपर ट्रायल थी और उसके बारे में बातचीत हो रही थी, आगे प्रोसेस हो रहा था। तो 8 जनवरी और 14 जनवरी को 1999 इस बस का जो ट्रायल रन था वो किया गया। इसमें कई सारे ऑफिसर्स जो थे, डिप्लोमेट्स थे, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, वो भी यहाँ पे पहुँचे। ट्रायल्स हो चुकी थी, दोनों तरफ की जो तैयारियाँ थी, जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट थे वो सब देख लिए गए थे क्योंकि डिप्लोमेटिक मिशन होना था और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कहीं ना कहीं ये खबरें लगातार आ रही थी कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं इस लाहौर डिक्लेरेशन को लेकर भी और ख़ासकर ये जो बस सर्विस स्टार्ट की जा रही है उसको लेकर भी। और ये बताया गया कि पाकिस्तान की जो आर्मी थी उसके जो चीफ थे, एक भी पाकिस्तान आर्मी के चीफ, चाहे नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, कोई भी तैयार नहीं थे कि ये जो ट्रीटी है, ये पीस ट्रीटी है, इसको किया जाए। और यहीं पे इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये सामने आती है। और अब ये जो शौक था वो जब बाद में पता चला है तो ये पूरे देश भर को शौक लगा था कि आखिर पाकिस्तान किस तरह से अपना दोहरा चरित्र दिखा रहा था। आप ये देखिए कि ये इस वजह से था, क्यों पाकिस्तान के सेना के जो चीफ थे परवेज़ मुशर्रफ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ को क्यों ये सब पसंद नहीं आ रहा था? क्योंकि यहाँ पे परवेज़ मुशर्रफ, जब ये पूरा डिप्लोमेटिक पीस की एक बात चल रही थी, पीस एग्रीमेंट की बात चल रही थी, परवेज़ मुशर्रफ ने एग्जैक्टली इसी समय से करगिल के अंदर अपने ऑपरेशंस को शुरू कर दिया था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के अंडर 1999 16 जनवरी से ही, यानी जब ये पूरी नेगोशिएशंस और प्रोसेस शुरू हो चुका है एक पीस ट्रीटी का, उस समय से ही पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को उसने हरी झंडी दे दी थी और ये ऑपरेशन बदर जो इनका था वो शुरू हो चुका था करगिल में इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए। ये पूरा जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन बद्र, इसको 4 ऐसे चीफ थे, जनरल थे पाकिस्तान आर्मी के, उन्होंने प्लान किया था, जिसमें पहला था परवेज़ मुशर्रफ, इनका आर्मी चीफ, दूसरा था लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज़ खान, लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद और लेफ्टिनेंट जनरल जावेद हसन। और इसी ऑपरेशन बद्र के साथ में पाकिस्तान ने सबसे बड़ा धोखा जो है वो देने की भारत को प्लानिंग कर ली थी। खैर, यहाँ पे नवाज शरीफ के बारे में बताया जाता है कि करगिल ऑपरेशन के बारे में उनको इनिशियली कुछ भी बताया नहीं गया था। जो ब्रीफ था उनको वो बहुत ही लेटली मार्च के आसपास में दिया गया है बाद में परवेज़ मुशर्रफ के द्वारा। पहले उनको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन 1998 के लेट 1998 से और 1999 के अर्लीज़ में, जो अर्ली कुछ महीने थे, वहीं से ये जो पूरा प्लानिंग थी वो परवेज़ मुशर्रफ की शुरू हो चुकी थी। LOC पार करके यहाँ पे करगिल में, लद्दाख के, ये लोग इन्फिल्ट्रेट करना शुरू कर चुके थे। तो ये सारी चीज़ें थी। एम क्या था इसका, इस पूरे ऑपरेशन का, कि कश्मीर और लद्दाख का जो लिंक है उसको कट कर दिया जाए, इंडियन फोर्सेस को सियाचिन ग्लेशियर से उनको विड्रॉ किया जाए, करवाया जाए, ये सारी चीज़ें हों। और दूसरी चीज़, एक तीसरी चीज़ ये है कि कश्मीर का जो इशू है वो इंटरनेशनलाइज हो, जिसके बाद नेगोशिएशंस के टाइम पे कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठा सके। तो ये ओवरऑल इनकी प्लानिंग थी। खैर, इन्फिल्ट्रेशन आपको हमने बताया पहले ही शुरू हो चुका था, एग्जैक्टली तब शुरू हो चुका था जब वाजपेयी जी पीस टॉक कर रहे थे पाकिस्तान के साथ में। राजनीतिक स्तर पर खैर अभी ये जो चीज़ें उस समय पर किसी को नहीं पता थी कि पाकिस्तान की आर्मी क्या कर रही है, क्या करने वाली है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर क्या चल रहा था वो हमने आपको बताया। एक बस सर्विस को शुरू करने की बातचीत हो रही थी और वो उसके ट्रायल जो है वो शुरू हो चुका था। अच्छा, बस सर्विस के कुछ ही हफ्ते पहले जब इसको प्रॉपरली शुरू किया गया, इनफैक्ट जब ट्रायल के बाद में जब पहली बस चली है 20 फरवरी को, तो उसके पहले कुछ ही हफ्ते पहले नवाज शरीफ ने वाजपेयी जी को कॉल किया
और कॉल करके पूछा कि आप मेरे दरवाजे तक आएंगे और उसके बाद फिर भी मुझसे मिलेंगे नहीं। यहाँ पे उन्होंने इस स्टेटमेंट के साथ वाजपेयी को इनवाइट किया, उनसे कहा कि आप एक काम करिए, पाकिस्तान आइए, हम आपका स्वागत करेंगे और ये सारी चीज़ें करेंगे जिससे कि दोनों देशों के संबंध और अच्छे होंगे और गहरे हो जाएंगे। ये सारी बातें यहाँ पे की गई। वाजपेयी जी ने इंस्टेंटली इस पर हामी भर दी थी। ये बताया जाता है उन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट किया। इस बीच में एक और बहुत बड़े जर्नलिस्ट का भी नाम सामने आता है कि नवाज शरीफ की उनसे बातचीत होती थी। इंडियन एक्सप्रेस के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, तो उनसे जब बातचीत होती थी तो उन्हें इंटरव्यू देने का उन जर्नलिस्ट को नवाज शरीफ ने वादा किया। उसके बाद में उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं प्रॉपरली ऑफिशियली प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाऊंगा पाकिस्तान, एक प्रॉपर इन्विटेशन दूंगा, और अगर वो आए यहाँ पे इस पूरे बस के साथ में। तो यहाँ से उन जर्नलिस्ट ने वाजपेयी जी को भी फ़ोन किया था, उनसे बातचीत की, और जब वहाँ से वाजपेयी जी की तरफ से हरी झंडी मिली तो ये कन्फर्म हो चुका था कि अब प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाने वाले हैं। यहाँ पे ये जो बस राइड थी इसको ऑफिशियली पाकिस्तान की तरफ से भी अनाउंस किया गया। पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है, पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस, 11 फरवरी 1999 को उन्होंने कहा कि अपने स्टेटमेंट में कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी बस सर्विस से लाहौर आएंगे, यहाँ पे लाहौर विजिट करेंगे। और इसके बाद अब ये जो तैयारियाँ थी वो अपनी चरम पर पहुँच चुकी थी, पूरी तरह से शुरू हो चुकी थी, और बस सर्विस की जो एक तैयारी थी, डॉक्यूमेंट्स थे, उनको भी यहाँ पे रेडी किया जाने वाला था। 16 फरवरी 1999 को जो बायलैटरल एग्रीमेंट था बस सर्विस का, वो साइन हुआ दिल्ली और लाहौर के बीच में, क्योंकि बस सर्विस इन दोनों सिटीज़ के बीच में रेगुलेट की जाने वाली थी। बस को स्पेशली डिज़ाइन किया गया था, रूट वाघा बॉर्डर से होना था, आप सब लोग जानते थे, और दोनों देशों में कहीं ना कहीं इसी बात की बातचीत हो रही थी कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर जाएंगे, एक बस शुरू होने वाली है, उसका इनॉग्रेशन होने वाला है। लेकिन इस बीच में मुश्किलें भी काफ़ी सारी थी। मुश्किलें इस तरह से भी थी क्योंकि देखिए दोनों देशों के संबंध कभी ठीक रहे नहीं, हिस्ट्री है कॉन्फ्लिक्ट्स की, तो इसकी वजह से भी कई लोग सवाल उठा रहे थे। दूसरी चीज़ ये भी थी कि कई सारे लोग ऐसे थे जो वाजपेयी जी को मीनार पाकिस्तान जाने से रोकना चाहते थे। उनकी ये कोशिश थी कि ये मीनार पाकिस्तान नहीं जाए, क्योंकि इससे क्या होगा कि उनका कहना था कि पाकिस्तान के क्रिएशन को लेजिटिमेसी मिल जाएगी, उसको एक तरह से मोहर मिल जाएगी, और ये मोहर आप लगा देंगे वहाँ पे अगर आप मीनार पाकिस्तान विजिट करते हैं, तो पाकिस्तान आप ना जाएं तो ही बेहतर है। ये सारी चीज़ें लगातार चल रही थी। खैर वाजपेयी जी मूड बना चुके थे। वाजपेयी जी ने अपने एडवाइज़र ब्रजेश मिश्रा जी से ये पूछा, उनसे पूछा कि पाकिस्तान जब मैं जाऊं तो आखिर मुझे बोलना क्या चाहिए। तो वहाँ पे मिश्रा जी ने उन्हें एडवाइस करते हुए कहा कि आपकी एक पोयम है, आपकी एक कविता है, हम जंग नहीं होने देंगे, आप वो रिसाइट करिएगा, वहाँ पे वो बोलिएगा और ये काफ़ी अच्छा रहेगा, इस तरह के एक सिनेरियो के अंदर। अब आता है फाइनली वो हिस्टोरिक दिन, 20 फरवरी 1999। अब देखिए यहाँ पे जो डेट है 20 फरवरी, कुछ लोग 19 फरवरी भी कई जगह पे लिखा हुआ है, और दोनों ही अलग अलग डॉक्यूमेंट, कई सारे क्रेडिबल सोर्सेज हैं जहाँ पे 19 और 20 फरवरी के दिन बताए जाते हैं। खैर 20 फरवरी यहाँ पे मोर ऑथेंटिक हमें मिला सारी डिटेल्स में। तो ये जो बस यात्रा थी उसको शुरू किया जाता है। वाजपेयी जी ने बस में कई सारे लोगों को इन्वाइट किया था साथ में पाकिस्तान लाहौर जाने के लिए। इसमें जर्नलिस्ट कुलदीप नैयर थे, हाई कमिश्नर रहे थे यूके में, पोइट एंड लिरिसिस्ट जावेद अख्तर साहब थे, एक्टर देवानंद को बुलाया गया था क्योंकि देवानंद जो थे वो लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से ही पढ़े हुए थे, और बाकी उसी के दौरान वो शायद 43 के आसपास, 1943 में ही वो यहाँ से निकलने के बाद बॉम्बे आए थे, फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, तो उनका पुराना रिश्ता था लाहौर के साथ में। इसके अलावा एक्टर पॉलिटिशियन शत्रुघ्न सिन्हा साथ में थे, क्रिकेटर कपिल देव को लिया गया था, क्लासिकल डांसर जो मलिका साराभाई थी उनको लिया गया था, पंजाब के पॉलिटिशियन जो थे प्रकाश सिंह बादल वो साथ में थे इस बस के अंदर, सिंगर महेंद्र कपूर थे, स्कल्पचर सतीश गुजराल थे, और साथ में वाजपेयी जी का परिवार था। तो ये सारे लोग थे जो कि उस बस के अंदर थे, जो कि दिल्ली से लाहौर जाने वाली थी। दोस्तों आपको बताया आगे कि कैसे फ्रेंडशिप बस के बाद में करगिल का युद्ध हुआ महज 3 महीने के अंदर। इसके पहले एक ज़रूरी और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए, जो भी लोग आप ये वीडियो देख रहे हैं अपने करियर को एक बड़ी ग्रोथ देना चाहते हैं, तो स्टडी IQ आपके लिए जेन AI कोर्स लेकर आया है। एक ऐसा कोर्स जहाँ पे आप सीखेंगे प्रॉम्प्टिंग, जहाँ पे आप AI के ऐसे ट्रिक्स एंड टूल्स को सीखेंगे, फ्री टूल्स को खासकर इस तरह के सीखेंगे जो आपके करियर को एक बड़ी ग्रोथ दे सकते हैं। यहाँ पे आप ऑटोमेशन, कंटेंट बिल्डिंग, पोर्टफोलियो बिल्डिंग, ये सब कुछ सीख सकते हैं, अपना खुद का एक AI स्टूडियो बना सकते हैं। और ये कोर्स यकीन मानिए हर किसी के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी है, खासतौर पर एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनके लिए है। तो इस कोर्स को परचेज़ कीजिए, स्क्रीन पर ये आपको कोर्स पूरा दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के आप जाइए, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, क्लिक करिए, जो प्राइस है उस पर भी और बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, इस प्राइस के ऊपर भी VJ लाइव कोड लगा के, ये आपका कोड, इसको याद रखिएगा, VJ लाइव कोड लगाइए, कोर्स को परचेज़ कीजिए, अपने करियर को एक बड़ी ग्रोथ दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में।
तो जिस दिन ये बस, फ्रेंडशिप बस दिल्ली से लाहौर के लिए निकली, तो वाजपेयी जी इस दिन सुबह सुबह दिल्ली से मॉर्निंग में उन्होंने फ्लाइट ली, अमृतसर पहुंचे और उसके बाद अमृतसर से बस से इन सभी लोगों के साथ में, जिनके नाम हमने आपको बताए, उनके साथ में इस बस में निकल जाते हैं। वाजपेयी जी फर्स्ट सीट पर बैठे थे लेफ्ट साइड में और अकेले बैठे थे वो दोनों सीटों के ऊपर। तो यहाँ पे उस लेफ्ट साइड की सीट पर अकेले थे, बाहर की तरफ देख रहे थे, उनकी कई सारी तस्वीरें आपको इस तरह की दिख जाती हैं। बस में जितने लोग थे उन सबके साथ बातचीत करते हुए उनका ये सफ़र निकला। इसके बाद यहाँ से आप देखिए कि जो जर्नलिस्ट थे उस समय पर इंडिया टुडे के, उन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था। उन्होंने यहाँ पे लिखा कि इन 30 सेकेंड्स वाजपेयी क्रॉस द टाइम जोन एंड गेन 30 मिनट्स। साथ में ये भी लिखा गया कि पाकिस्तान और भारत जो 9 महीने पहले तक एक न्यूक्लियर वॉर, जो साउथ एशिया में एक तरह से न्यूक्लियर रेस थी साउथ एशिया की, उसमें वो छिड़ी हुई थी, तो यहाँ पे उसके बीच में थे। सडनली उन्होंने एक नया मोड़ जो है वो पा लिया है और एक समय से एक अलग मोड़ पर पहुँच चुके हैं। ये सारी चीज़ें सामने लिखी गई, पूरी मीडिया में इसी की चर्चा थी। शाम के 4:30 बजे के आसपास की बात बताई जाती है जब वाजपेयी जी वाघा बॉर्डर पहुँचते हैं। वाघा बॉर्डर क्रॉस करते ही वहाँ पे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ मौजूद थे। उन्होंने उन्हें रिसीव किया। रिसेप्शन में उनके 19 गन सैल्यूट दिया गया। हालांकि 21 गन का सैल्यूट होता है, लेकिन यहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर 19 गन का सैल्यूट दिया गया। दोनों कंट्रीज़ के नेशनल एंथम जो है वो बजाए गए और नेशनल एंथम के बाद में नवाज शरीफ ने वाजपेयी जी को रिसीव किया, उनको गले लगाया। इसके बाद पाकिस्तान के जो लाहौर में जो एक फ़्लाइट थी उससे उनको लाहौर ले जाया गया हेलीकॉप्टर से। अच्छा, आप ये देखिए कि इसमें सबसे बड़ी गौर करने वाली बात ये थी, जो सभी का जिस पे ध्यान गया, कि इस पूरे इनविटेशन के बीच में, इस पूरे मेल मिलाप के बीच में पाकिस्तान के तीनों आर्मी चीफ यहाँ पे नहीं थे। ना ही परवेज़ मुशर्रफ यहाँ पे थे, ना ही एयर चीफ मार्शल जो मेहदी थे वो यहाँ पे थे, ना ही नेवल चीफ के एडमिरल जो फसी बुखारी, वो भी यहाँ पे नहीं थे। तो ये सभी यहाँ पे नहीं आए हुए थे। इनके अलावा एक और शख्स यहाँ पे नहीं था, वो था सरताज अजीज़, यानी कि फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का उस समय का। सरताज अजीज़ क्यों एब्सेंट था उसके बारे में बताया गया कि वो इस्लामाबाद में चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर आए हुए थे, होतियान, उनके साथ में एक मीटिंग के अंदर थे। ये सारी चीज़ यहाँ पे सामने थी। वाजपेयी जी ने अपने अराइवल जब वो उनका हुआ, जब यहाँ पहुँचे थे, उस दौरान भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं 21 साल के अंतराल के बाद खुद को पाकिस्तान की धरती पर पा रहा हूँ। और ये जो स्टेटमेंट था उनका वो बहुत ज़्यादा छापा भी गया पाकिस्तान में भी, भारत के अंदर भी। खैर, ये सब चीज़ें यहाँ चली। लाहौर पहुँचे। लाहौर पहुँचकर उसी शाम को, रात को, लाहौर फोर्ट के अंदर एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया था। ये जो इवेंट था पूरा, वो सलीमा जो हाशमी थी, उन्होंने इसको क्यूरेट किया था, उसको ऑर्गेनाइज़ किया था। सलीमा हाशमी आपको बता दें फैज़ अहमद फैज़ की बेटी है, तो उन्होंने यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। वाजपेयी जी बैंक्वेट में नवाज शरीफ को बोलते हैं, कहते हैं कि ये जो है हमारा पहला कदम है, इसको हम आगे और ज़्यादा बढ़ाएंगे। इसके साथ ही वाजपेयी जी ने यहाँ पे एक बहुत ही इमोशनल स्पीच दी थी हिंदी में। उन्होंने कहा था हम जंग नहीं होने देंगे, और ये जो पोएम थी वो यहाँ पे रिसाइट की। काफ़ी लोग इससे भावुक भी हो गए थे। ये सारी चीज़ें चली। अगले दिन वाजपेयी जी फॉरेन मिनिस्ट्री भारत की, उनकी एडवाइस के अगेंस्ट प्रोटोकॉल को साइड में रखते हुए मीनार पाकिस्तान भी पहुँचे। अब यहाँ पे पाकिस्तान को ये एक डर लग रहा था जब ये मीनार पाकिस्तान पहुंचे वाजपेयी जी, कि कहीं पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस के ऊपर या उसके क्रिएशन के ऊपर, कैसे वो पैदा हुआ है 1947 में, उसके ऊपर वाजपेयी जी कुछ गलत ना बोल दें, कुछ अजीब चीज़ ना बोल दें। लेकिन वाजपेयी जी ने यहाँ पे विजिटर्स बुक में ये लिखा कि आ स्टेबल, सिक्योर एंड प्रॉस्परस पाकिस्तान इज़ इन इंडियाज़ इंटरेस्ट। लेट नो वन इन पाकिस्तान बी इन डाउट। इंडिया सिंसियरली विशेज़ पाकिस्तान वेल। ये एक बहुत बड़ी बात थी जो यहाँ पे वाजपेयी जी ने लिखी, क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से आ रहे थे, वो जिस पार्टी के थे, पॉलिटिकल उनके जो व्यूज़ थे, उनकी पार्टी के जनसंघ के जो व्यूज़ थे, तो वो अखंड भारत का व्यू है। और अखंड भारत के बाद भी ये सामने बात आती है कि पाकिस्तान को हम रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं। इसके बावजूद यहाँ पे ये चीज़ें करी गई और इसकी बहुत ज़्यादा निंदा भी हुई थी उस समय पर। खैर, लाहौर डिक्लेरेशन यहाँ पे साइन हुआ, और जैसे ही लाहौर डिक्लेरेशन, इसी दिन पर जब ये साइन हुआ था, 21 फरवरी का दिन था, तो यहीं पे देखा ये गया कि लाहौर के अंदर वायलेंस, राइट्स शुरू हो गए, क्योंकि कई सारे लोग थे जो नहीं चाहते थे, खासकर पाकिस्तान की आर्मी नहीं चाहती थी। लाहौर के अंदर जमात इस्लामी ने राइट करना शुरू कर दिया, उसके लोग सड़कों पर उतर आए, वाजपेयी के खिलाफ नारे लगाए गए लगातार में, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। और इन सब के बीच में ये भी देखा गया कि इसकी जो ये हिंसा थी ये भारत तक भी पहुंची। इंडियन आर्म फोर्सेस ने, इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस ने बॉर्डर के पास रेडियो पर मैसेजेस इंटरसेप्ट किए। उसमें कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में जो जिहादी एलिमेंट्स हैं उनको एक्टिव किया जाए, उनको वायलेंस बढ़ाने के लिए ये जो अभी अभी हुआ है, लाहौर एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसके विरोध में वायलेंस किया जाए और यहाँ पे
उग्र कर रहे थे लोगों को कई सारे आतंकवादी। इसके बाद जम्मू कश्मीर में जो जिहादी एक्टिविटीज़ थी वो बड़ी ही हैं। आप ये देखिए कि 20 फरवरी को जब ये हुआ है, 20 फरवरी 1999 को टेररिस्ट ने रजौरी के बेला तिलाला के अंदर एक वेडिंग चल रही थी, एक शादी चल रही थी, वहाँ पे पहुँच गए और आपको पता ही है निर्दोषों की हत्या होती है ऐसे में। 7 हिंदू सिविलियंस जो थे उनको मार डाला। इसके अलावा एक और जगह थी, वहाँ पे 4 लोगों को गोली मार दी गई। कई सारे और इंसिडेंट हुए थे इसके बाद ही ये जो लाहौर एग्रीमेंट साइन हुआ है। एक तरफ आप देखिए कि लाहौर में क्या चल रहा है, वाजपेयी जी और नवाज शरीफ के बीच में मीटिंग्स चल रही हैं, पीस एग्रीमेंट पर बातें चल रही हैं। इनफैक्ट नवाज शरीफ ने यह भी बोला कि लाहौर में अगर चुनाव लड़े प्रधानमंत्री वाजपेयी तो यहाँ से जीत भी सकते हैं, इतनी लोकप्रियता उनकी यहाँ पे। लेकिन बैकएंड पर पाकिस्तान कर रहा था इन्फिल्ट्रेशन करगिल के अंदर। ये सारी चीज़ें चल रही थी। और इनफैक्ट आपको ये बता दिया जाए, जो बाद में सबूत सामने आए हैं भारत के, डॉक्यूमेंट्स हैं बाकायदा, उसमें यह बताया जाता है कि वाजपेयी जी जब लाहौर में थे, मुशर्रफ ने अपने मिलिट्री चीफ को, अलग अलग जो उसके कमांडर्स थे, उनको सिग्नल दिया, उनको ये कहा कि जो पीस एग्रीमेंट हुआ है, जो पीस डिक्लेरेशन हुआ है, लाहौर डिक्लेरेशन, इसके ट्रैप में हमें नहीं पड़ना है। करगिल का जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन बद्र, हमें उसको जारी रखना है। और इनफैक्ट जिस दिन वाजपेयी जी पाकिस्तान से पूरा दौरा करके वापस आए हैं भारत, इसी दिन मुशर्रफ अपने हेलीकॉप्टर बोर्ड करके सीधा पीओके पहुंच जाता है और वहाँ पे जाके अपने जितने भी उसके कमांडर्स थे, अपनी सेना थी, आर्म फोर्सेस, उनको भारत के खिलाफ भड़काना शुरू करता है। ऑपरेशन बद्र को और तेज़ी से शुरू कर देता है। भारत वापस आने के बाद वाजपेयी जी को ये लग रहा था, इनफैक्ट कई सारे ऐसे लीडर्स थे जिनको ये लग रहा था कि अब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये बताया जाता है, जो रिकॉर्ड्स में है, लिखा गया है कई ऑथर्स के द्वारा, जो एजेंसी में रहे हैं उनके द्वारा भी, कि जो लीडर्स थे, डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस और पीएम वाजपेयी, उनको ये लगता था कि क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन जो है वो कम हो गया होगा, या उसका क्या अभी मौजूदा स्थिति चल रही है, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट एक्टिविटीज़ किस तरह की हैं, क्या वो कम हुई हैं। इस पर जब एनालाइज करके उनको सिचुएशन बताई जाती थी, वो चौंक जाते थे, क्योंकि यहाँ पे सामने ये सिचुएशन थी कि ग्राउंड में फरवरी से अप्रैल के बीच में ये जो डिक्लेरेशन हुआ, इसके बाद में जम्मू कश्मीर में 618 वायलेंट इंसिडेंट हुए, जिसमें 487 लोग मारे गए थे, और ये पिछले साल के आंकड़े से ज़्यादा था। यानी कि स्थिति खराब ही होती जा रही थी इस लाहौर डिक्लेरेशन के बाद। और इसके बाद फाइनली एक बहुत बड़ा झटका जो भारत को लगा, वो था करगिल। करगिल में 3 मई 1999 को एक लोकल शेफर्ड ने ये देखा, उसने दरअसल वो अपनी बकरियों के साथ में भेड़ बकरियां चराने के लिए गया हुआ था, तब उसने कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ देखी पाकिस्तान की तरफ से। और ये देखते हुए जब इंडियन आर्मी को उसने इसके बारे में बताया, ये 3 मई का दिन था, 2 दिन के अंदर ही 5 मई को इंडियन आर्मी ने प्रॉपरली डिटेक्ट कर लिया था, ऑफिशियली इन्फिल्ट्रेशन को डिटेक्ट किया पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान ने यहाँ से इन्फिल्ट्रेट करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे हमारी कई सारी ऐसी पोस्ट हैं जिन पर कब्जा करने की जो एक गलत इरादा है वो पाकिस्तान बना के बैठा हुआ है। लाहौर डिक्लेरेशन प्रॉपरली, पूरी तरह से, कम्प्लीटली इनफैक्ट वायलेट कर दिया था पाकिस्तान ने, महज 2 महीने के अंदर, 2 से 3 महीने के अंदर इसको ख़त्म कर दिया था। इनिशियली पहले इंडियन आर्मी ने ये सोचा था कि ये छोटा इन्फिल्ट्रेशन होगा, इसको हम ख़त्म कर लेंगे, लेकिन जल्दी ही ये पता चला कि ये एक बड़े मैसिव ऑपरेशन में तब्दील हो चुका है। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है जिसको परवेज़ मुशर्रफ बहुत पहले से 89-88 से ही इसको लगातार करने की फिराक में था। ऑपरेशन बद्र उसने पहले भी किया हुआ था ऐसा। वाजपेयी जी को जब ये सब चीज़ें बताई गई भारत के प्रधानमंत्री को कि आप देखिए कि ना जम्मू कश्मीर में स्थिति सही हो रही है और ना ही सरहद पे करगिल के अंदर इन्फिल्ट्रेशन हो चुका है, वाजपेयी जी शॉक थे। और इसके बाद उन्होंने उस जर्नलिस्ट को, जो जर्नलिस्ट थे इंडियन एक्सप्रेस के, उनको भी कॉल करके ये कहा था, साफ तौर पर उनके जो शब्द थे, जिस तरह से वो बात करते थे, कि ये क्या कर रहा है मित्र आपका, क्योंकि आपके बोलने के बाद हमने आगे बातें बढ़ाई थी और इसके बाद अब ये क्या कर रहा है। तो यहाँ से उन जर्नलिस्ट ने नवाज शरीफ से ही बात की, क्योंकि उनसे भी उनकी बातचीत अच्छी थी। उनसे जब कहा कि ये मैसेज कन्वे किया कि आखिर आप कर क्या रहे हैं करगिल के अंदर, तो यहाँ पे नवाज शरीफ ने ये कहा था कि मैं खुद सरप्राइज हूँ, मैं कभी भी वाजपेयी को बिट्रे नहीं कर सकता, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता, लेकिन मुझे भी नहीं पता था। ये बातें सामने भी आई कि मुशर्रफ ने मार्च में जाके नवाज शरीफ को बताया था इस पूरे ऑपरेशन के बारे में, उनको ब्रीफ दिया हुआ था। इसके बाद फाइनली क्या हुआ आप सभी जानते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा की तरह अपनी एक गलत चाल चली, वॉर के लिए आगे आया और उसके बाद हार के वापस गया। 10 मई 1999 को भारत ने फाइनली, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, एक जॉइंट ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। 11 जुलाई का ये हाल था कि पाकिस्तान अपनी फोर्सेस को विड्रॉ कर चुका था, पूरी तरह से घुटने टेक चुका था भारत के सामने। 3 दिन बाद 14 जुलाई की ये बात है कि ऑपरेशन जो था विजय पूरी तरह सक्सेसफुल हो चुका था और इसको सक्सेस इसकी डिक्लेयर की
खुद प्रधानमंत्री वाजपेयी ने। और 26 जुलाई हमारा कारगिल विजय दिवस, 26 जुलाई 1999 को कारगिल वॉर ऑफिशियली एंड हो चुकी थी। ये था पूरा एक सिनेरियो, एक पूरा इतिहास, उस बस यात्रा से लेकर कारगिल वॉर तक। कारगिल के बारे में आपको एक डिटेल एपिसोड पूरा बताएंगे। आप कभी अगर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आपको चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने 71 वॉर पे किया है, 65 वॉर पे किया है, कभी कारगिल के ऊपर ओवरऑल प्रॉपर एपिसोड नहीं हुआ है, तो वो डिटेल में आपको इसके बारे में एक कहानी बताएंगे। खैर, ये जो दोस्तों एक एपिसोड आज का रहा है, वाजपेयी जी का जो है साउथ एशिया के अंदर एक, साउथ एशिया की हिस्ट्री में अगर आप देखें तो एक बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट रहा है ये डिप्लोमेसी का, जो उन्होंने यहाँ पे उसके लिए किया था, ट्राई किया था दोनों देशों के संबंध सही करने के लिए। लेकिन ट्रेजेडी ये है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जैसे लोग पाकिस्तान में हमेशा से हैं और आज तो बहुत सारे हैं। इनकी जो दोगलापन, जो डुप्लीकेसी है, उसकी वजह से कभी भी जो हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं पीस की, वो वेस्ट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। और ऐसा ही उस समय पर हुआ साल 1999 में। अब इस केस के बारे में, इस पूरे एपिसोड के बारे में आपकी कोई राय है, व्यू पॉइंट है, ज़रूर बताइएगा। कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। और आपके जो व्यू पॉइंट आते हैं, मिलते हैं, तो अच्छा लगता है सुनकर। इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान आपके हमारे बीच में होता है। अब आगे बढ़ेंगे, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।